मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। प्रकार से वायबल होंगे इनके विधानमंडलों में? क्या इस प्रकार के लोग मिल पाएंगे जो राज्य को चला पाए? इनकी रेवेन्यू की व्यवस्था इस तरह से खड़ी हो पाएगी कि राज्य विकास की कर पाए? ऐसी कई प्रकार की कल्पनाओं को लेकर इसका इनकार किया जा सकता है। भैया यहां सारे लोग खड़े, मैं यहीं बैठकर बोलने वाला हूं। या तो आप एक कोने में आ जाइए या तो बैठ जाइए, सेट करके बैठ जाओ भाई, मैं यहीं रहने वाला हूं, तुम भी बैठ जाओ भाई। ऐसी अनेक प्रकार की चर्चाएं राज्य की रचना को नकारने के लिए की जाती थी। अब छत्तीसगढ़ का भोपाल से अंतर 500 किलोमीटर से ज्यादा है। अब भोपाल के अंदर इतने बड़े मध्य प्रदेश में एक कोने से कुछ आए हुए विधायक यहां की विकास की बात भी करते थे, तो परिवार में ढेर सारे बच्चे हो, इसमें एक आधा बच्चा रोता है, इस प्रकार का दृश्य खड़ा होता था। और विकास को पूर्णतः आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और मैं नहीं मानता उसमें उस वक्त के संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का दोष होगा। भौगोलिक संरचना ही ऐसी थी कि कोई भी एक यूनिट इसको संभाल नहीं सकता है। कल्चर भी अलग था, टोपोग्राफी भी अलग थी, और एक प्रकार से संसाधन यहां थे और विकास भी यहां कम होता था। तो छत्तीसगढ़ के लिए दूर अन्याय की परिस्थिति थी और इसके खिलाफ समय से आंदोलन हो रहे थे। परंतु जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने निर्णय किया कि छोटे राज्यों का एक्सपेरिमेंट मात्र नहीं है, वहां की जनता की आकांक्षा की पूर्ति है और हमें रिस्क है तो भी ये रिस्क लेना पड़ेगा। और एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के विभाजन का रचना का निर्णय किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ का सृजन हुआ। कई लोग शासन को एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समझते हैं। उनके लिए मेरे पास आज एक एग्जाम्पल है। विगत 3 दशक के अंदर 2 उदाहरण हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार के, एनडीए के चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा यूपीए की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोनों वक्त राज्यों का विभाजन हुआ। अटल जी के समय पर 3 राज्यों का विभाजन होकर 3 नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त एक राज्य का 2 राज्यों में विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां पर विभाजन की प्रक्रिया विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह बहुत सुचारू रूप से पूरी हो गई। बिहार में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी पूरी हुई। और दोनों बने नए राज्यों के बीच में कहीं पर भी कोई मनमुटाव, बिखराव, खींचतानी, इस प्रकार का दृश्य खड़ा नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी
दो भाइयों की तरह देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार और झारखंड भी देश के विकास में अपना योगदान रहे हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी एक दूसरे के पूरक बने हुए नजर आते हैं। विद्यार्थियों के सामने और देश के आंकड़ों के पंडित के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को आजाद हुए और संविधान को स्वीकार करे हुए 75 से ज्यादा साल हो गए और 3 आइडियोलॉजी की सरकारें कमोबेश सब जगह रही, लंबे समय तक रही। कांग्रेस की तो रही ही रही, अब भारतीय जनता पार्टी की भी रही और कम्युनिस्टों की भी रही। तीनों के कालखंड आपके पास उपलब्ध है और तीनों के कालखंड में वो राज्यों में क्या परिवर्तन आया है वो भी उपलब्ध है। क्या ये प्रामाणिक नहीं होगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी सभी अंकशास्त्रियों ने ये तीनों आइडियोलॉजी के तहत चली हुई सरकारों के स्टैटिस्टिक का कंपैरेटिव डेटा इस देश की जनता के सामने रखना पड़े। मैं इसका अभ्यास कर चुका हूं, मैं बताता हूं, तीनों आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सुशासन और शासन के अनेक प्रकार के मानांक घड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और मित्रों, आज छत्तीसगढ़ ही उसका उदाहरण है। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार पर। एक गुणात्मक परिवर्तन छत्तीसगढ़ में जो आया है वो आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है। मैं आंकड़े भी जरूर देना चाहूंगा, बाद में दूंगा, मगर सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजर को अभिनंदन देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ एट 25 शिफ्टिंग द लेंस, ये पुस्तक के अंदर इसको, ये यात्रा को, जर्नी को उजागर करने वाले कुछ लेखों का संग्रह कर उसको प्रकाशित किया गया है। ऑर्गेनाइजर ने हमेशा आइडियोलॉजी के आधार पर उचित और संयमित इंटरवेंशन देश के पत्रकारिता जगत में इश्यू पर किए हैं और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता का धर्म है कि विचार को डरे बगैर निर्भीक रूप से रखना। ऑर्गेनाइजर हम सब जानते हैं संघ से जुड़ा हुआ संस्था है, भारत प्रकाशन। अब दीनदयाल जी ने ही शुरू किया, अडवाणी जी, मलकानी जी, ये सब ऑर्गेनाइजर में कभी ना कभी मुख्य रोल में रहे, संपादक भी रहे। संघ, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल बेस है, इसके आधार पर देश की समस्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण, और जैसे मैंने कहा, एक संयम पूर्ण विवेकी हस्तक्षेप करने का काम हमेशा ऑर्गेनाइजर ने किया। और मैं मानता हूं
कि निर्भीकता ऑर्गेनाइजर ने कभी नहीं छोड़ी। जब हमारी आइडियोलॉजी की स्वीकृति दूरबीन लेकर ढूंढनी पड़ती थी, तब भी ऑर्गेनाइजर ये कह रहा है, और कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से कामाख्या तक सब जगह हमारी आइडियोलॉजी की स्वीकृति आ गई है, तब भी ऑर्गेनाइजर ये कह रहा है। आज तो कहना बड़ा सरल है, मगर आज तक पहुंचने के पहले इसी विचारधारा का मजाक भी उड़ाया गया, इसको इग्नोर भी किया गया और इसका विरोध भी किया गया। तो मजाक उड़ाने का एक कालखंड, इसको इग्नोर करने का एक कालखंड और विरोध करने के कालखंड में ऑर्गेनाइजर दृढ़ता के साथ विचारधारा का दृष्टिकोण रखने से कभी नहीं डरा, और यही निर्भीक पत्रकारिता का उदाहरण होता है। अभी मुझे संघ की शताब्दी के निमित्त भारत सरकार के इनिशिएटिव से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सिक्का जारी किया है, ये सिक्के का एक प्रति